सिया बेटा, कुछ भी ठीक नहीं है। तेरे बाबा अपनी दुकान बेच रहे हैं। क्यों माँ? बाबा हमारी दुकान क्यों बेच रहे हैं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। इनसे ही पूछिए बात। बाबा, क्या बात है? आप इतना परेशान क्यों हैं? और हमारी दुकान क्यों बेच रहे हैं? इतना बोलकर सिया की आंखों में नमी जमा हो गई। तुम दोनों माँ बेटी मेरी बात तो सुन नहीं रही हो और रोने में लगी हो। मैंने सोच लिया है, अब हम इस घर में नहीं रहेंगे। इतना बोलते हुए अतुल ने सिया और जानकी की तरफ देखा और चुप हो गए। आप ये क्या बोले जा रहे हैं? जो भी बोल रहा हूँ बहुत सोच समझ कर और सही बोल रहा हूँ। मैंने यह घर और दुकान बेचने का मन बना लिया है। हम यहाँ से दूसरे शहर चले जाएंगे, जहाँ यह समाज और यह घटिया लोग नहीं होंगे। तुम दोनों अपनी ज़रूरत का सामान बैग में रख लेना। कल का दिन छोड़कर परसों हमें यहाँ से निकलना होगा। लेकिन बाबा, ऐसे कैसे हम अपना घर छोड़कर जा सकते हैं? यह नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? यहाँ रहकर लोगों की कड़वी और गंदी बातें सुनूं हर रोज। लोगों ने घर से निकलना मुश्किल कर दिया है। सांस तक लेना मुश्किल हो गया है मेरे लिए। और अब मैं खुद को और तुम दोनों को घुटते हुए नहीं देख सकता हूँ। इसलिए मैंने ट्रेन के टिकट करवा लिए हैं। परसों हम हमेशा के लिए इस शहर से दूसरे शहर जा रहे हैं। अपना सामान पैक कर लेना। परसों रात 12 बजे की ट्रेन है। इतना बोलकर अतुल सिया और जानकी की कोई भी बात सुने बिना अपने रूम में चले गए। माँ, ये सब क्या हो रहा है? लोग क्यों हम लोगों को बुरा भला बोल रहे हैं? लोगों को हमसे क्या परेशानी है? रिश्ता मेरा खत्म हुआ है, फिर लोगों को इतनी मिर्च क्यों लग रही है? मैं अभी जाकर देखती हूँ आखिर ये सब क्या और क्यों बोल रहे हैं। इतना बोलकर सिया उठने लगी, लेकिन जानकी ने उसकी कलाई पकड़कर उसे रोक लिया और बोली, तुम कहीं नहीं जाओगी, और जब तक हम यहाँ से चले नहीं जाते तब तक तुम घर के बाहर कदम नहीं रखोगी। तेरे बाबा चाहते हैं तुम घर में ही रहो। लेकिन माँ, ये सब आखिर क्यों? ये समाज और यहाँ के लोग इतनी आसानी से किसी को जीने नहीं देते, खासकर उन लड़कियों को जिनके रिश्ते टूट जाते हैं। मेरी बात मान बेटा, और चलकर अपने रूम में आराम कर। सिया ने 2 पल अपनी माँ को देखा और फिर अपने रूम में आकर दरवाजे से लगकर वहीं बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। ये सब मेरी वजह से हो रहा है। अगर मैं सैम को शादी के लिए हाँ ना बोलती तो आज ये सब ना होता। ऐसे लाचार बने मेरे बाबा को यूं अपना मुंह ना छिपाना पड़ता। सब मेरी गलती की सजा है, जो मेरे साथ साथ मेरा परिवार भी भुगत रहा है। बहुत बुरी हूँ मैं, बहुत बुरी हूँ। सिया घुटनों में सर देकर रोते हुए बोल रही थी और साथ ही बड़बड़ा रही थी। अतुल अपने रूम में आए और आंखों के भीग चुके कोरों को साफ करने लगे। जब उन्हें अपने कंधे पर किसी के हाथ का एहसास हुआ, वह बिना देखे ही बोले, जानकी, मेरा फैसला बदलने वाला नहीं है, इसलिए जाकर पैकिंग कर लो। मैं आपको आपका फैसला बदलने के लिए नहीं बोल रही हूँ। मुझे पता है आप कभी भी कोई भी गलत फैसला नहीं ले सकते। जो भी आपने सोचा होगा सही सोचा होगा। इस बार तुम गलत हो जानकी। देखा नहीं, तुमने मेरे एक गलत फैसले से सिया की जिंदगी बर्बाद होने वाली थी। जानती हूँ, कभी कभी हम इंसान लोगों को पहचानने में गलती कर देते हैं, इसलिए कई बार सभी फैसले गलत लगते हैं। लेकिन इस बार मैं आपके इस फैसले में आपके साथ हूँ। जानकी के इतना बोलते ही अतुल ने उसकी तरफ देखा और जानकी को अपने सीने से लगा लिया। मुझे पता था तुम मुझे जरूर समझोगी। आप शायद भूल रहे हैं, मैं आपकी पत्नी हूँ, और अगर मैं नहीं समझूंगी आपको तो और कौन समझेगा? सिया को जाने के लिए तुम मना लो, तब तक मैं दुकान और घर के कागजात लेकर आता हूँ। ठीक है, जानकी अतुल से अलग होते हुए बोली, तो वह वहां से चले गए। सिया, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। तुम मेरी पत्नी हो और मैं तुम्हें खुद से दूर जाने की इजाजत नहीं दे सकता। राघव सिया का हाथ पकड़े खड़ा था और उसे अपने पास आने के लिए बोल रहा था, लेकिन सिया अंधेरे में खड़ी राघव के हाथ से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, जिससे राघव के चेहरे पर एक दुख था और आंखों में नमी। वह सिया का हाथ नहीं छोड़ना चाहता था, लेकिन उसने झटके से अपना हाथ छुड़ाया और वहां से भाग गई। उसे जाता देख राघव वहीं बैठ गया और रोते हुए जोर से चीखा, सिया। एक जोरदार चीख के साथ राघव ने अपनी आंखें खोली और उठ बैठा।
चेहरे पर आया पसीना उसने हाथ से साफ किया और गिलास में रखा पानी पीने लगा। और फिर वह उठकर बालकनी में आकर खड़ा हो गया, क्योंकि सपना ही उसने ऐसा देखा था जिससे उसकी नींद पल भर में उड़न छू हो गई। ये कैसा सपना था? और सिया मुझसे दूर क्यों जाएगी? हम दोनों का अब एक रिश्ता है। वह चाहकर भी मुझसे दूर नहीं जा सकती। अब तो बहुत रात हो गई है। सुबह सिया से मिलने उसके घर जाता हूँ और उसे मनाने की कोशिश करूंगा वह इस शादी को दिल से निभाए और घर आ जाए। राघव खुद से बड़बड़ाया और वहीं पड़ी चेयर पर बैठकर सिगरेट पीने लगा और उसका धुआं अपने अंदर भरने लगा। पूरी रात राघव को बेचैनी होती रही और वह करवटें बदलता रहा, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। और फिर उसकी इसी बेचैनी में सुबह हो गई। जब सुबह का पहला उजाला हुआ, वह गाड़ी की चाबी उठाकर रूम से बाहर चला आया और गाड़ी लेकर सिया के घर के लिए निकल गया। 40 मिनट का रास्ता 20 मिनट में तय करते हुए उसने गाड़ी सिया के घर के बाहर रोकी और सीट बेल्ट खोलकर गाड़ी से बाहर आया। उसने इधर उधर नजर घुमाकर देखा। इतनी सुबह सुबह वहां कोई नहीं था। वह सिया के घर के बाहर आया और बेल बजाने के लिए उसने जैसे ही हाथ बढ़ाया, हैरान रह गया। घर पर ताला लगा हुआ था। इतनी सुबह सुबह घर पर ताला क्यों लगा है? और घर के सारे लोग कहाँ गए? रात तो सब यहीं थे। किसी से पूछूं क्या, सिया के घर पर ताला क्यों लगा है? लेकिन किससे पूछूं? यहाँ तो कोई नहीं है। राघव चारों तरफ देखते हुए बोला और गाड़ी के पास आकर खड़ा हो गया। तभी उसकी नज़र सिया के बराबर वाले घर पर पड़ी, जिससे एक लड़की निकलकर बाहर आ रही थी। राघव फौरन उसके पास आया और बोला, क्या आप बता सकती हैं इस घर में जो लोग रहते हैं वो कहाँ गए, क्योंकि इस घर पर ताला लगा है? वह लड़की हैरान होकर राघव को ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोली, आप कौन? पहले कभी आपको यहाँ देखा नहीं, और इस घर वालों के बारे में आपको क्यों जानना है? सिया मेरे यहाँ काम करती है और मुझे उससे बहुत ज़रूरी बात करनी है। ओह, ये लोग तो रात ही इस घर को हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। उसके इतना बोलते ही राघव हैरानी से अपनी जगह पर खड़ा रहा और उसकी बताई बातों को सुनने लगा। कल शाम तक तो ये लोग यहीं थे। वह खुद को संभालते हुए बोला, इतना मुझे मालूम नहीं है, बस इतना पता चला है रात ये लोग इस घर को हमेशा के लिए छोड़कर दूसरे शहर चले गए हैं। कहाँ गए हैं, क्या आपको पता है? नहीं, मुझे इस बारे में नहीं पता है। इतना बोलकर वह लड़की आगे बढ़ गई और राघव वापस से सिया के घर के बाहर आया और दरवाजे पर लगा ताला हाथ में पकड़कर बोला, तुम जहाँ भी गई हो, मैं तुम्हें वहीं से ढूंढकर वापस ले आऊंगा। सिया, ये तुमने अच्छा नहीं किया। इतना बोलकर राघव अपनी गाड़ी लेकर वहां से चला गया। वह गुस्से से घर आया और सीढ़ियों से होकर ऊपर अपने रूम में चला आया और किसी को फोन करने लगा। राघव ने फोन कान पर लगाया और बोला, जल्दी पता करके मुझे ये बताओ, सिया के नाम से प्लेन की टिकट बुक कराई गई है या नहीं, और ट्रेन की टिकट के बारे में भी पता करवाओ जल्दी। दूसरी तरफ से कुछ बोला गया, जिसे सुनकर उसने कॉल कट की और अपना सर पकड़कर बैठ गया और बोला, मेरा दिल बैठा जा रहा है। कहाँ गई हो तुम? जहाँ भी गई हो प्लीज वापस आ जाओ। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। तुम मुझसे दूर नहीं जा सकती। जहाँ भी हो लौट आओ। गायत्री देवी घर में बने मंदिर में पूजा कर रही थी। जब उन्होंने राघव को अपने रूम में जाते देखा, उनके माथे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। उन्होंने अपना ध्यान राघव से हटाया और फिर पूजा करने लगी। थोड़ी देर बाद गायत्री देवी लिविंग रूम में काउच पर बैठी थी। जब राघव तैयार होकर आया और उन्हें इग्नोर करते हुए आगे बढ़ गया, वह कुछ कदम ही चला था जब गायत्री देवी की आवाज़ उसके कानों में पहुंची और उसके कदम वहीं रुक गए। ये आप सुबह से इतनी भागदौड़ क्यों कर रहे हैं? सब ठीक तो है ना? अभी मैं आपको कुछ नहीं बता सकता दादी, आकर बताऊंगा। हम इतना जानना चाहते हैं, ऑफिस में सब कुछ ठीक है ना? राघव, हाँ दादी, ऑफिस में सब ठीक है। बस एक ज़रूरी काम है, उसके सिलसिले में बाहर जा रहा हूँ। आने में देर भी हो सकती है। आप अपना और आरब का ख्याल रखना। इतना बोलकर वह गायत्री देवी के गले लगा और फिर लंबे लंबे डग भरता हुआ वहां से चला गया। यह राघव को क्या हुआ? आज से पहले तो कभी इतने परेशान दिखे नहीं।
फिर आज ऐसा क्या हुआ जो ये इतने परेशान है? गायत्री देवी मन ही मन बोली और वापस से आकर बैठ गई। राघव गाड़ी ड्राइव कर रहा था और साथ ही सड़क के दोनों साइड देख रहा था। शायद सिया कहीं दिख जाए, लेकिन सिया कहीं नजर नहीं आ रही थी। आधे घंटे ड्राइव करने के बाद राघव ने अपनी गाड़ी सड़क के किनारे रोकी और उससे बाहर आया। वहीं उसके बराबर साइड में एक और गाड़ी खड़ी थी, जिससे एक आदमी बाहर आया और राघव से बोला, सर, मैंने सब जगह पता करवा लिया है, लेकिन सिया नाम से कहीं भी कोई भी टिकट बुक नहीं हुई है। मुझे लगता है जिसे आप ढूंढ रहे हैं वो इस शहर से बाहर गई ही ना हो, यही इसी शहर में हो। ठीक है, तुम जाओ। मैंने तुम्हें एक तस्वीर सेंड की है, पता लगा कर बताओ सिया इस शहर में ही है या फिर नहीं, और आज ही पता करके बताओ। ठीक है, आप बेफिक्र रहिए, शाम तक आपको पता करके बताता हूँ इनके बारे में। उस शख्स ने सिया की तस्वीर देखते हुए कहा, और उसके इतना बोलते ही राघव अपनी गाड़ी लेकर वहां से चला गया। और फिर रात गए वह थका हारा घर आया और आकर सीधा लिविंग रूम में काउच पर बैठ गया। सर काउच से टिकाकर राघव आंखें बंद किए बैठा था, लेकिन चिंता की लकीरें माथे पर साफ नजर आ रही थीं। सिया को ढूंढते ढूंढते रात हो गई थी, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला और रात भी काफी हो गई थी, इसलिए राघव को घर आने में देर हो गई थी। थोड़ी देर बाद उसने अपनी आंखें खोली और काउच पर रखा अपना कोट उठाया, सीढ़ियां चढ़ गया और रूम में आ गया। राघव ने कोट बेड पर डाला और बाथरूम में चला गया। दादी, भाई कहाँ हैं? कल नाश्ते के लिए नहीं आए और आज भी गायब हैं। सब ठीक तो है ना? राघव हमें कोई भी बात बताते कहाँ हैं? हमने कल उनसे पूछा, उन्होंने कुछ नहीं बताया, लेकिन परेशान बहुत थे। अगर आज हम राघव से कुछ पूछते तो हमारे उठने से पहले ही चले गए। ऐसी कौन सी वजह हो सकती है जिसकी वजह से भाई इतने परेशान है? पता करना होगा। आरब मन ही मन बोला और नाश्ता करने लगा। हम जानते हैं राघव, कोई बहुत बड़ी बात है जो आप बताकर हमें परेशान नहीं करना चाहते, लेकिन हम भी आपको परेशान नहीं देख सकते, इसलिए पता लगाने की कोशिश करेंगे आपकी परेशानी की वजह। आज फिर सिया के बारे में उसे कुछ पता नहीं चला और वह फिर से थक हार कर घर आया, लेकिन घर आते ही उसकी नज़र गायत्री देवी पर पड़ी, जो उसके इंतजार में चहलकदमी कर रही थी। राघव ने खुद को ठीक किया और आकर अंदर आ गया और बैठते हुए बोला, दादी, आप अभी तक जाग क्यों रही हैं? टाइम बहुत हो गया है, जाकर सो जाइए। हम जाग क्यों रहे हैं ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं। हमारा जवान पोता आधी रात में घर आ रहा है और आप पूछ रहे हैं हम जाग क्यों रहे हैं? किसी काम में फंसा हुआ था, इसलिए आने में देर हो गई। ऐसा कौन सा काम था जो रात 2 बजे तक चल रहा था? जरा हमें भी बताइए। दादी, क्या बताऊं आपको? मैं आपको कुछ भी बताकर परेशान नहीं करना चाहता, इसलिए प्लीज मुझे मजबूर मत कीजिए कुछ भी बताने के लिए। राघव, हम आपकी दादी हैं और हमने आपसे ज्यादा दुनिया देखी है, इसलिए बताइए क्या बात है जिससे आप इतना परेशान हो रहे हैं। राघव ने एक गहरी सांस ली और बोला, सिया और उसके मम डैड पता नहीं कहाँ चले गए हैं। उनके घर पर ताला लगा है। पिछले 2 दिनों से मैं सिया को पागलों की तरह तलाश कर रहा हूँ, लेकिन पता नहीं वो कहाँ है। पूरा शहर छान मारा है, उसका कुछ पता नहीं चल रहा है। मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता था यह सब बताकर। इतना बोलकर वह चुप हो गया। गायत्री देवी हैरानी वाले भाव से खड़ी एकटक उसे देख रही थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोलें। पहली बार राघव को कोई लड़की पसंद आई और अब वो भी पता नहीं कहाँ चली गई है। यही बात अंदर ही अंदर उन्हें बेचैन कर रही थी। दादी, आप फिक्र मत कीजिए, मैं सिया को ढूंढ कर रहूंगा और उसे अपने घर लेकर आऊंगा। राघव गायत्री देवी का हाथ अपने हाथ में लेते हुए बोला, ऐसे अचानक से सिया कहाँ चली गई बिना किसी को बताए? आपने उनका नंबर लगाकर देखा? उसका फोन बंद आ रहा है, वह उदासी से बोला। गायत्री देवी राघव का बिखरा बिखरा वजूद देखकर प्यार से उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोली, आप परेशान ना हो, सिया मिल जाएगी और वापस लौट कर तो उन्हें आपके पास ही आना है। आप उनके पति हैं, इसलिए चलकर खाना खा लीजिए, हम आपके लिए खाना गर्म करवाते हैं।
जी दादी। राघव के इतना बोलते ही गायत्री देवी किचन में चली गई और राघव फ्रेश होने चला गया। हमारे पोते की जिंदगी में एक खुशी आई थी और भगवान ने उस खुशी को भी उनसे दूर कर दिया है। भगवान, हमारे राघव पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना और उन्हें उनकी सिया लौटा दीजिए। गायत्री देवी किचन में आते हुए बोली और अपनी आंखों में आए नमी साफ करने लगी। राघव फ्रेश होकर आया और खाने के लिए बैठ गया। गायत्री देवी बैठी राघव को ही देख रही थी। राघव को चुप और उदास देखकर गायत्री के दिल में एक भूख सी उठी और एक बार फिर आंखों में एक नमी जमा हो गई। राघव देख ना ले, इसलिए गायत्री ने अपने साड़ी के पल्लू से आंखें साफ कर ली। थोड़ी देर बाद राघव खाना खाकर रूम में आ गया और रूम लॉक करके बालकनी में खड़ा हो गया और ऊपर आसमान में देखने लगा। क्या अजीब खेल है भगवान। सालों बाद किसी के लिए ये दिल धड़का था, लेकिन वो भी मुझसे दूर हो गई। मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? जो चीज़ मेरे दिल के करीब होती है, आप उससे मुझसे दूर क्यों कर देते हैं? क्या मैं इतना बुरा हूँ जो मेरा खुश रहना आपको अच्छा नहीं लगता, या फिर मुझसे कोई गलती हो गई है जो सिया को आपने मुझसे दूर कर दिया है? कहाँ ढूंढूं उसे, समझ नहीं आ रहा है। पूरा शहर छान मारा है, लेकिन सिया का कुछ पता नहीं चल रहा है। कोई रास्ता दिखा भगवान, जिससे मैं सिया तक पहुंच जाऊं। इतना बोलकर राघव चुप हो गया और अपनी आंखों के भीगे कोरों को साफ करने लगा और वहीं आकर चेयर पर बैठ गया। राघव लगातार रोज सिया को ढूंढने जाता और हर बार थककर आधी रात गए वापस आता और आकर खुद को रूम में लॉक कर लेता। इसी तरह कुछ महीने गुजर गए, लेकिन इन महीनों में सिया का कोई अता पता नहीं चला और वह पागलों की तरह उसे ढूंढता रहता। गायत्री देवी भी राघव को कई बार समझा चुकी थी। सिया उनके पास लौटकर एक दिन जरूर आएगी। बस आप सब्र कीजिए और अपने ऑफिस में लगे रहो। सिया से राघव ने शादी की और सिया अब चाह कर भी किसी और से शादी नहीं कर सकती थी, क्योंकि उसका रिश्ता बन गया था। सिया भले ही उससे दूर है, लेकिन दिल में वह राघव के राज करने लगी थी और वह सिया को अपने दिल से कभी दूर नहीं करना चाहता था। हमेशा उसकी याद में रातों को तकिए में आंसू बहा दिया करता था और फिर खामोश हो जाता। 2 साल बाद गायत्री देवी कब से दरवाजे पर खड़ी दरवाजा पीट रही थी, लेकिन अंदर से कोई भी जवाब नहीं आ रहा था। उन्होंने अपने हाथ में पकड़े फोन से अंदर फोन मिलाया और कान से लगा लिया। रिंग जा रही थी। वह हल्की नींद से जागा और आंखें बंद किए ही हाथ से टटोल कर फोन उठाया और कान से लगाया और नींद से भरी आवाज में हेलो बोला। दरवाजा खोलिए, हम बाहर कब से खड़े दरवाजा पीट रहे हैं। उसने फोन कान से हटाया और उठ बैठा। राघव ने अपना सर दोनों हाथों में थामा। रात ज्यादा पीने की वजह से सर बहुत भारी हो रहा था। वह उठा और दरवाजा खोल दिया। कब से हम दरवाजा पीट रहे हैं? दादी, सो रहा था, आंख नहीं खुली। वो तो हमें दिख ही रहा है। इतना बोलकर गायत्री अंदर आई और विंडो से पर्दा हटा दिया, जिससे पूरे रूम में उजाला फैल गया। कितनी बार आपको समझा चुके हैं राघव, अपनी हालत सुधारिए। कब तक ऐसे ही खुद को सजा देते रहेंगे? मानते हैं आप सिया से प्यार करते हैं, लेकिन अब वो आपसे बहुत दूर जा चुकी है। कब तक उसकी यादों में खुद को ऐसे तड़पाते रहोगे? दादी, आप शायद भूल रही हैं, सिया मेरी पत्नी है और उसे एक ना एक दिन मेरे पास लौटना ही होगा, चाहे वो जहाँ कहीं भी हो। 2 साल हो गए हैं उन्हें गए हुए। अब तक तो वो वापस नहीं आई और आगे भी कोई पता नहीं है आएगी भी या नहीं। उसे आना ही होगा मेरी जिंदगी में वापस, किसी भी हाल में। और वो कैसे आएगी? आपको उनके बारे में पता है? कहाँ है सिया और किस हाल में है? हाँ, मेरे एक आदमी से पता चला है। उसने सिया को दिल्ली शहर में देखा है और आज रात मैं दिल्ली के लिए निकल रहा हूँ। देखते हैं इस बार आपकी कोशिश कामयाब होती है या फिर हर बार की तरह इस बार भी निराशा ही हाथ आती है। आपको कोई काम था दादी? हाँ, वो हम आपके लिए नींबू पानी लेकर आए थे। इसे पी लीजिए, आपका सर दर्द खत्म हो जाएगा। जी दादी। राघव ने ट्रे से गिलास उठाया और वहीं टेबल पर रख दिया। हम भगवान से प्रार्थना करेंगे आपको आपकी सिया मिल जाए और आपकी जिंदगी में फिर से खुशियां ही खुशियां आए। थोड़ी देर में तैयार होकर आ जाइए, तब तक हम नाश्ता लगा देते हैं।
गायत्री देवी ने राघव का माथा चूमा और वहां से चली गईं। उनके जाने के बाद राघव खड़ा हुआ और दरवाजा लगा दिया। तुम ना सही, लेकिन तुम्हारी याद तो इस दिल और कमरे में हमेशा मेरे साथ रहती है। आज 2 साल हो गए तुम्हें गए हुए। क्या एक बार भी तुम्हारे दिल में मेरा ख्याल नहीं आया? तुम्हारे बिना कैसे जी रहा हूँ मैं, और क्या कर रहा हूँ आज का दिन, और कल तुम मेरे पास होगी। इस बार तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। रूम में लगी सिया की तस्वीर पर राघव हाथ फेरते हुए बोला और बाथरूम में घुस गया। सिया के जाने के बाद राघव ने अपने रूम को सिया की तस्वीरों से भर लिया था। एक भी दीवार ऐसी नहीं बची थी जिस पर सिया की तस्वीर न लगी हो। उसकी तस्वीरों के बीच रहकर राघव को अपने आसपास सिया के होने का एहसास होता था। राघव जैसे ही अपने चौपर में आकर बैठा, उसके आते ही चौपर स्टार्ट हो गया और उठने लगा। इस बार राघव के दिल से आवाज आ रही थी, सिया दिल्ली में ही है और उसे मिलकर रहेगी। वह भी बेचैन था। दिल्ली के लिए निकल तो गया था, लेकिन इतने बड़े शहर में सिया को ढूंढना आसान काम नहीं था। इसलिए जब तक सिया उसे नहीं मिलेगी, राघव घर वापस नहीं आएगा और सिया को अपने साथ ही लेकर आएगा। सिया के बारे में सोचते सोचते उसे पता ही नहीं चला कब चोपर दिल्ली पहुंच गया। राघव नीचे उतरा और एक आदमी गाड़ी लिए खड़ा था। राघव ने उसके हाथ से गाड़ी की चाबी ली और ड्राइविंग सीट पर बैठकर गाड़ी आगे बढ़ा दी। आई होप तुम यहाँ हो, क्योंकि मेरे दिल से आवाज़ आ रही है तुम यहीं हो और मैं तुम तक जरूर पहुंच जाऊंगा, राघव सामने देखकर बोला। गाड़ी रेड लाइट सिग्नल पर रुकी। राघव आसपास देख रहा था और दिल में यही बात आ रही थी, शायद सिया यहाँ नजर आ जाए। राघव ने आंखें बंद करके भगवान का नाम लिया और सामने देखने लगा। तभी अचानक राघव की नज़र अपने बराबर साइड से होते हुए आगे बढ़ रहे ऑटो पर पड़ी, तो वह चौंक गया और दिल बहुत जोर जोर से धड़कने लगा। एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे सब कुछ थमसा गया हो। सिया, वह धीरे से बोला और फौरन गाड़ी से बाहर आने के लिए उसने अपना सीट बेल्ट खोला, लेकिन उसी वक्त पीछे से गाड़ी ने हॉर्न मारा, जिससे उसे गाड़ी आगे बढ़ानी पड़ी। थोड़ा आगे आकर राघव ने गाड़ी सड़क किनारे रोकी और गाड़ी से बाहर आकर आसपास नजर दौड़ाकर उस ऑटो को ढूंढने लगा जिसमें राघव ने अभी सिया को देखा था, लेकिन वह वहां कहीं नहीं थी। शायद मेरा वहम हो, सिया के बारे में इतना सोचता हूँ इसलिए हर जगह वही दिखती है। लेकिन ये वहम नहीं था, सिया सच में थी। आज नहीं तो कल वह मुझे मिल ही जाएगी, राघव खुद से बोला और गाड़ी होटल की तरफ बढ़ा दी। दूसरी तरफ ऑटो एक बिल्डिंग के सामने आकर रुका और उससे सिया उतरी। ऑटो वाले को पैसे देकर वह आगे बढ़ गई और लिफ्ट से होते हुए एक फ्लैट के सामने आकर खड़ी हुई और डोरबेल बजा दी। कुछ सेकंड बाद दरवाजा खुला। सामने चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए जानकी खड़ी थी। कहाँ रह गई थी? कब से मैं तुम्हारा वेट कर रही थी। रास्ते में बहुत रश था, इसलिए आने में देर हो गई, वरना बहुत पहले आ जाती मैं। अब आ गई हूँ मैं। आप अपनी दोस्त से मिलने जा सकती हैं माँ। ठीक है, मैंने खाना बना दिया है, खाकर आराम कर लेना, तब तक मैं आ जाऊंगी। उसके बाद तो अपने कोचिंग के लिए चली जाना। ओके, आप आराम से जाइए। सिया चेहरे पर मुस्कान लाकर बोली। उसके इतना बोलते ही जानकी ने अपना पर्स उठाया और चली गई। सिया ने दरवाज़ा बंद किया और रूम में आकर फ्रेश होने चली गई। थोड़ी देर बाद वह आई और किचन से अपने लिए खाना निकालकर लिविंग रूम में आकर काउच पर बैठ गई और खाने लगी। इन 2 सालों में कितना कुछ बदल गया था। सिया, पहली सिया कहाँ रही थी जो लोगों का हिसाब किताब करके चलती थी। लेकिन अब कोई कुछ कहे ना तो उसे उन सब से फर्क पड़ता था और ना ही वह किसी को पलटकर कोई जवाब देती थी। लोगों से जितना हो सके दूर रहना पसंद करने लगी थी। जहाँ वह अब केयर टेकर की जॉब करती थी, वहाँ एक बहुत ही बड़ी पार्टी थी। सिया को भी पार्टी में आने के लिए बोला गया, लेकिन उसने आने से मना कर दिया और घर चली आई। पढ़ाई के साथ साथ सिया एक जगह केयर टेकर की जॉब भी कर रही थी, जिससे उसके खर्च निकल जाते थे। कुछ पैसे अपनी माँ को भी दे देती थी। लेकिन इन 2 सालों में सिया और राघव की एक बात कॉमन रही है,
जैसे राघव एक पल के लिए भी ये सिया को भूल नहीं पाया था, इसी तरह सिया भी राघव को भूल नहीं पाई थी। और वैसे भी भूलती कैसे, दोनों के बीच एक रिश्ता जुड़ चुका था जिसकी खबर उन दोनों के अलावा किसी को नहीं थी। सिया राघव से प्यार नहीं करती थी, इसलिए वह उससे दूर जाकर खुश थी। और वहीं राघव, जो उससे बेइंतहा प्यार करता था, वह सिया के दूर आने से परेशान और बेचैन था। सिया कॉफी लेकर बालकनी में आ गई और वहीं रेलिंग से टेक लगाकर सामने देखकर कॉफी पीने लगी। मौसम भी खुशगवार हो रहा था और ठंडी ठंडी हवा के झोंके सिया के चेहरे को छूकर वापस आ जा रहे थे, जिससे उसके चेहरे पर एक सुकून उतर आया। उसने अपनी आंखें बंद की और हवा को महसूस करने लगी। वह अभी आंखें बंद करके खड़ी ही थी जब उसके फोन की रिंग बजी। सिया ने अपनी आंखें खोली और अंदर बढ़ गई। हाँ पायल, बोल, क्या बात है? क्यों फ़ोन किया? उसने फ़ोन कान से लगाते हुए कहा। कल कॉलेज में असाइनमेंट जमा होने की लास्ट डेट है। तेरा असाइनमेंट तैयार है ना? हाँ, लगभग तैयार ही है, लेकिन आज रात तक तैयार हो जाएगा। मैं तुम्हें पिक करने आ जाऊंगी। तुम्हें मेरे साथ लाइब्रेरी चलना है, कुछ बुक इशू करवानी है वहाँ से। ठीक है, मुझे भी लाइब्रेरी में काम है और कल यूनिवर्सिटी जाना भी ज़रूरी है, कई दिन से गई नहीं। चल फिर, तुम टाइम से तैयार हो जाना, मैं आ जाऊंगी लेने। ठीक है। सिया ने इतना बोलते ही पायल की कॉल कट कर दी और फिर सिया अपने रूम में असाइनमेंट तैयार करने चली गई। राघव होटल रूम में आया और आते ही सो गया। थक जाने की वजह से उसे एकदम नींद आ गई। शाम के वक्त वह नींद से जागा और अपने आसपास रूम में नजर घुमाकर देखने लगा, जहाँ कोई नहीं था। उसने अपना सर दोनों हाथों में थामा और आंखें बंद कर ली। मत खेलो मेरे साथ ये लुका छुपी का खेल। अब सामने आ जाओ और मुझे अपने आगोश में छुपने दो। कहाँ हो तुम सिया? तुम्हारे बिना ये दीवाना पागल हो रहा है। एक बार सामने आ जाओ प्लीज। इतनी दूर तुम्हें ही लेने, अपने साथ वापस ले जाने आया हूँ, लेकिन तुम पता नहीं कहाँ छिप कर बैठ गई हो। राघव ने अपनी आंखों के कोरे साफ किए और खुद को संभाल कर गायत्री देवी को फोन करने लगा। अगले दिन सिया तैयार होकर बिल्डिंग के नीचे आई, जहाँ पायल अपनी गाड़ी में बैठी उसका वेट कर रही थी। हाय, कब से तुम्हारा वेट कर रही हूँ, कहाँ रह गई थी? घर से निकलने में थोड़ा टाइम लग गया, जिसकी वजह से तुम्हें वेट करना पड़ा। अब चल जल्दी बैठ, वरना यूनिवर्सिटी के लिए लेट हो जाएंगे। हाँ चल। सिया ने सीट बेल्ट लगाया तो पायल ने अपनी गाड़ी आगे बढ़ा दी। सिया, वो जो हमारी क्लास में ऋषि है ना, उसे तो तुम जानती हो ना? पायल सामने देखकर ड्राइव करते हुए बोली। हाँ जानती हूँ। क्यों, क्या हुआ? हुआ कुछ नहीं है। कल ऋषि तुम्हारे बारे में मुझसे पूछ रहा था। क्या पूछ रहा था? यही कि तुम यूनिवर्सिटी क्यों नहीं आती, हफ्ते में एक बार आती हो और वो भी जल्दी चली जाती हो। हाँ, तो इस बात का उसका क्या मतलब है? मतलब का तो मुझे पता नहीं, लेकिन ऐसा लगता है ऋषि तुम्हें पसंद करता है। पायल के इतना बोलते ही सिया हैरानी से उसे देखने लगी और फिर खुद को संभाल कर बोली, पागल हो गई हो? ये क्या बोल रही हो तुम? मैं किसी ऋषि को नहीं जानती, और आज के बाद यह बात अपनी जुबान से कभी बोलना भी मत। क्यों, क्या प्रॉब्लम है इस बात में? ऋषि तुम्हें पसंद करता है और वो अच्छा लड़का है। जहाँ तक यूनिवर्सिटी में मैंने उसके बारे में जाना है, उस हिसाब से आज तक कभी भी यूनिवर्सिटी में उसके खिलाफ कोई कंप्लेन या कोई गलत हरकत नहीं हुई है, और इस वजह से यूनिवर्सिटी में उसका एक रिकॉर्ड है। अगर तुमने उसके बारे में इतनी रिसर्च कर रखी है, तो तुम ही उससे दोस्ती का हाथ बढ़ाओ और मुझसे कोई भी उम्मीद मत रखना। यार, समझ नहीं आता आखिर तेरी प्रॉब्लम क्या है? क्यों लड़कों से तुम्हें इतनी चिढ़ है? मुझे इस बारे में कोई बात भी नहीं करनी है। सिया खिड़की से बाहर देखते हुए बोली। जब भी किसी से प्यार मोहब्बत की बातें सुनती हूँ, सबसे पहले आपका नाम जहन में गूंजता है और दिल धड़कने लगता है। काश ये दूरियां हमारे बीच ना होती और मैं भी सबको चीख चीख कर हमारे बारे में बताती, लेकिन किस्मत में ये लिखा ही नहीं था। यूनिवर्सिटी आ गई थी। सिया ने अपना सर झटका और सामने देखने लगी। तुम चलो, मैं गाड़ी पार करके आती हूँ, पायल ने गाड़ी रोकते हुए कहा। ठीक है, जल्दी आना। इतना बोलकर सिया गाड़ी से बाहर आई और आगे बढ़ गई। वह 2-3 कदम ही चली थी, तभी अचानक उसके सामने कोई आया, जिससे सिया के कदम रुक गए और वह हैरानी से उसे देखने लगी। ऋषि चेहरे पर हल्की मुस्कान सजाए खड़ा उसे ही देख रहा था। ऐसे अचानक से सामने आकर तुमने तो मुझे डरा ही दिया।
सॉरी, मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता था, बल्कि सरप्राइज देना चाहता था। वह गंभीर होते हुए बोला। सरप्राइज? किस लिए? इतने दिन बाद तुम यूनिवर्सिटी आई। सॉरी, लेकिन मुझे ऐसे सरप्राइज ना तो पसंद है और ना ही इनकी आदत है। इसलिए तुम अपने सरप्राइज किसी और को दो तो अच्छा है। सिया ने ऋषि की आंखों में देखकर कहा और वहां से आगे बढ़ गई। जब तुम ऐसे मुझे चुप करा देती हो ना, दिल अपने ही अंदाज में धड़कने लगता है। एक तुम ही हो जो इस पूरी यूनिवर्सिटी में मेरी टक्कर की हो। ऋषि सिया को जाता देखकर बोला और उसके पीछे बढ़ गया। इस ऋषि का कुछ तो करना होगा जिससे इसका ध्यान मुझसे हट जाए और किसी और की तरफ चला जाए, क्योंकि मेरा और इसका कोई मैच नहीं है। सिया इतना ही बोली और पलटकर पीछे देखा, जहाँ ऋषि की बाहों में पायल थी। उन दोनों को एक साथ देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई और वह हंसते हुए आगे बढ़ गई। सॉरी ऋषि, मैंने तुम्हें देखा नहीं, पायल उससे अलग होते हुए बोली। कोई बात नहीं, एक बात पूछ सकता हूँ, अगर तुम माइंड ना करो तो? हाँ पूछो, क्या पूछना चाहते हो? ये जो तुम्हारी दोस्त है, हर वक्त किन ख्यालों में गुम रहती है? किसी लड़के को ना तो खुद भाव देती है और ना ही किसी को खुद को भाव देने देती है। आखिर किस मिट्टी की बनी है? मालूम नहीं, कई बार वजह भी पूछ चुकी हूँ, लेकिन कुछ बताती ही नहीं है। तो फिर तुम वो वजह जानने की कोशिश करो, ताकि मैं सिया के दिल में अपने लिए जगह बना सकूं। जब सिया को तुम में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, फिर क्यों अपना वक्त उसके पीछे बर्बाद कर रहे हो? सिया को मुझ में कोई इंटरेस्ट नहीं है और मुझे उसके अलावा किसी और में इंटरेस्ट नहीं है। मेरा काम तुम्हें बताना और समझाना था। आगे तुम्हारी मर्जी, जो करना है करो। लेकिन एक बात याद रखना, इस सब में सिया को हर्ट नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो उससे पहले मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। ये बात याद रखना। सिया मेरी इकलौती दोस्त है। ठीक है, माते जाता प्रवचन मत झाड़ और चल, क्लास शुरू होने वाली है। ऋषि पायल के सर पर हल्के से चपत लगाते हुए बोला और उसके साथ आगे बढ़ गया। दूसरी तरफ राघव उसी यूनिवर्सिटी के सामने से होते हुए अपनी गाड़ी से आगे बढ़ गया और थोड़ी दूर जाकर सड़क के किनारे गाड़ी रोकी और उससे निकलकर बाहर आया और आगे बढ़ गया, जहाँ एक 40-50 साल का शख्स उसके ही इंतजार में खड़ा था। राघव को आता देख वह शख्स उसके पास आया और बोला, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। क्या पता चला तुम्हें सिया के बारे में? कहाँ रहती है वह? राघव अपनी आंखों से गिलासेस उतारते हुए बोला। जिस लड़की की आपने तस्वीर भेजी थी, उसे कुछ दिन पहले मैंने यहीं आसपास के इलाकों में देखा है। पक्का तो नहीं पता, लेकिन इतना पता है वह यहीं कहीं आसपास रहती है और शायद जो यहाँ पास में यूनिवर्सिटी है, वह वहाँ स्टूडेंट भी है। इतना पता चला। अब यह भी पता लगाओ वो किस जगह रहती है और कौन सी यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट है, क्योंकि यहाँ बहुत सारी यूनिवर्सिटी हैं और उन सब में ढूंढना सिया को आसान नहीं है। ठीक है सर, मैं कल तक आपको सब पता करके बताता हूँ। राघव ने एक लिफाफा सामने खड़े शख्स की तरफ बढ़ाया, जिसे उसने फौरन थाम लिया। तुम्हारे फोन का इंतजार रहेगा। इतना बोलकर राघव वापस गाड़ी के पास आया और वहां से चला गया। यूनिवर्सिटी खत्म होने के बाद सिया पायल के साथ चली गई और पायल ने उसे उसके घर के सामने ड्रॉप किया और वहां से चली गई। सिया भी आगे बढ़ गई और अपने फ्लैट में आकर काउच पर बैठ गई। माँ प्लीज पानी दे दीजिए, बहुत जोरों की प्यास लगी है। ला रही हूँ, जानकी चेहरे पर मुस्कान लाते हुए बोली और साथ ही सिया के लिए पानी ले आई। लगता है आज ज़्यादा थक गई हो। हाँ माँ, यूनिवर्सिटी में ज़्यादा काम था, इसलिए इतनी थक गई हूँ। तुम फ्रेश होकर आ जाओ, मैं तुम्हारे लिए खाना लगा देती हूँ। खाना खाकर सो जाना, बहुत ज़्यादा भूख लगी है। आप जल्दी से खाना लगा दीजिए। सिया खड़े होते हुए बोली और अंदर अपने रूम में चली गई। थोड़ी देर बाद सिया फ्रेश होकर आई, तब तक जानकी खाना लगा चुकी थी और उसका ही इंतजार कर रही थी। मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। जी माँ बोलिए, क्या बात करनी है आपको? सिया ने एक नज़र जानकी पर डाली और फिर खाना खाने लगी। कल मैं अपनी दोस्त से मिलने गई थी। हाँ, उसका बेटा है रौनक, अच्छी जॉब करता है और अच्छा खासा कमा भी लेता है। अच्छा घर परिवार है उनका। रौनक के लिए उसके घर वाले लड़कियां देख रहे हैं, लेकिन उसने शादी से मना कर दिया है। हाँ, तो उसकी मर्जी, वो शादी करे या ना करे, हमें उससे क्या।
रौनक तुम्हें पसंद करता है और तुमसे ही शादी करना चाहता है। जानकी के इतना बोलते ही सिया का हाथ मुंह तक जाते जाते रुक गया और वह हैरानी से अपनी माँ को देखने लगी। शादी का नाम सुनते ही सिया की आंखों के सामने राघव का चेहरा घूम गया और आंखों में नमी उतर आई। सिया ने खुद को संभाला और बोली, माँ पहले भी आपको बता चुकी हूँ और अब फिर से बता रही हूँ, मुझे किसी भी लड़के से शादी नहीं करनी है। और क्या नाम बताया आपने उसका? हाँ रौनक। उसे मना कर दीजिए, मैं उससे शादी नहीं कर सकती, इसलिए अपने दिमाग से वह मुझे निकाल दे। इतना बोलकर सिया ने गहरी सांस ली और फिर से खाना खाने लगी। जानकी ने गहरी सांस ली और बोली, सिया मुझे समझ नहीं आता, आखिर तेरी प्रॉब्लम क्या है बेटा? क्यों तू शादी के नाम से भागती है? हर लड़का सैम जैसा नहीं होता। मेरे सामने उसका नाम मत लीजिए, नफरत है मुझे उस शख्स से। ठीक है, नहीं लूंगी उसका नाम, लेकिन एक बार सोच कर तो देख, क्या पता रौनक तुम्हें पसंद आ जाए। सोचना क्या है, जो भी सोचना है वो मैंने सोच लिया है। जब तक मेरी स्टडी कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक मैं इन सब के बारे में सोच नहीं सकती। और प्लीज माँ, बार बार आप एक ही बात लेकर मत बैठा कीजिए। अगर तुम मेरी बात मान लो तो मुझे क्या ज़रूरत है रोज़ रोज़ एक ही बात लेकर बैठने की। समझने की कोशिश कीजिए। पहले मैं अपनी स्टडी कंप्लीट करूँगी, उसके बाद किसी अच्छी सी कंपनी में जॉब करना चाहती हूँ। ठीक है, फिर मैं अपनी दोस्त को मना कर देती हूँ। तुम कभी शादी नहीं करना चाहती। थैंक यू सो मच माँ, मुझे समझने के लिए। सिया चेहरे पर मुस्कान लाकर बोली और उठ खड़ी हुई। आप कहाँ चली? अपने रूम में जा रही हूँ आराम करने। राघव गाड़ी ड्राइव कर रहा था जब उसका फ़ोन बजने लगा। उसने फ़ोन उठाकर कान से लगाया और बोला, हाँ बोलो, कुछ पता चला? दूसरी तरफ वही सुबह वाला आदमी बोला, जिस जगह सुबह आप मुझसे मिलने आए थे उसी रास्ते पर जो यूनिवर्सिटी है वो लड़की वहीं पढ़ती है और दोपहर में मैंने खुद उसे यूनिवर्सिटी से बाहर आते हुए देखा। पक्की खबर है ना ये? राघव बेचैनी से बोला। हाँ सर, एकदम पक्की खबर है। ठीक है, फिर कल सुबह मैं यूनिवर्सिटी जाकर पता करता हूँ और तुम सिया के घर के बारे में पता करो, आखिर कहाँ रहती है वह। इतना बोलकर राघव ने कॉल कट कर दी। तुम्हें अपने सामने देखने के लिए कितना बेचैन हूँ यह तुम समझ ही नहीं सकती। 2 साल बाद तुम इन आंखों के सामने होगी। राघव चेहरे पर मुस्कान लाकर बोला और गाड़ी पास ही मॉल की तरफ बढ़ा दी। इधर सिया पायल के साथ उसी मॉल में शॉपिंग कर रही थी। जब राघव ने वहां कदम रखा, उसके कदम रखते ही सिया को अजीब सा एहसास महसूस हुआ और दिल जोर जोर से धड़कने लगा। सिया ने अपने सीने पर हाथ रखा और इधर उधर नजर दौड़ाकर देखने लगी, लेकिन उसे वहां कोई नजर नहीं आया। उसने अपना सर झटका और फिर से शॉपिंग करने लगी। इधर राघव मॉल में नजर दौड़ाकर चारों ओर देख रहा था। तभी उसकी नजर एक लड़की पर पड़ी जिसकी बैक साइड राघव की तरफ थी। राघव को ऐसा लगा जैसे वह कोई और नहीं बल्कि सिया है। उसके कदम खुद ब खुद उस लड़की की तरफ बढ़ गए। राघव जैसे ही उसके कंधे पर हाथ रखने वाला होता है तभी उसका फोन बजने लगा। उसने एक नज़र लड़की पर डाली और फ़ोन कान से लगाकर थोड़ा दूर होकर बात करने लगा। सिया को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके पीछे कोई खड़ा है। उसने पीछे पलट कर देखा लेकिन वहाँ कोई नहीं था। उससे थोड़ी दूरी पर एक शख्स उनकी तरफ पीठ किए हुए फ़ोन पर बात कर रहा था। सिया ने एक नज़र उसे ऊपर से नीचे तक देखा और पायल के आगे बढ़ गई। कॉल डिस्कनेक्ट होने पर राघव फौरन पलटा, लेकिन हैरान रह गया क्योंकि वहां अब वह लड़की नहीं थी। उसने नज़र दौड़ाकर अपने आसपास देखा, वह वहां नहीं थी। सिया को रह रहकर एहसास हो रहा था जैसे राघव उसके आसपास यहीं कहीं है, इसलिए वह इधर उधर देख रही थी। पायल सिया की यह हरकत नोट कर रही थी। वह भी उसकी नज़रों का पीछा कर रही थी, लेकिन वहां ऐसा कोई नहीं था जिसे सिया देख रही थी। कब से देख रही हूँ तुम्हें, बार बार तुम्हारी नज़र किसे ढूंढ रही है? नहीं तो किसी को भी नहीं, मैं फौरन बोली और सामने देखने लगी। मुझे पता है कोई बात तो ऐसी है जो तुम मुझसे बता नहीं रही हो। कोई बात नहीं है, बस मुझे बार बार ऐसा लग रहा है जैसे कोई था हमारे पीछे, इसलिए मैं बार बार पीछे देख रही थी। तुम अपना ज़्यादा दिमाग मत लगाओ और चलो मेरे साथ, मुझे अपने लिए अच्छे से शूज़ लेने हैं। हाँ चल, पायल चेहरे पर हल्की मुस्कान लाकर बोली और सिया के साथ आगे बढ़ गई।
मुझे ऐसा क्यों लगा जैसे यहाँ सिया थी। हो ना हो सिया यहीं है। एक बार देखने में क्या जाता है। वह मन ही मन बोला और आगे बढ़ गया। राघव नजर घुमाकर अपने आसपास देखते हुए आगे बढ़ ही रहा था। अचानक एक जगह जाकर उसकी नजर ठहर गई और दिल जोर जोर से धड़कने लगा। राघव अपनी पलक तक झपकाना भूल गया क्योंकि सामने खड़ी वह मुस्कुराते हुए नजर आई। राघव के चेहरे पर मुस्कान आ गई और कदम अपने आप सिया की ओर बढ़ने लगे। राघव का ध्यान मुस्कुराती सिया पर था। वह उसकी ओर जैसे ही बढ़ने लगा, अचानक से उससे कोई आकर टकराया। सॉरी, मैंने देखा नहीं, सामने वाले शख्स ने कहा। कोई बात नहीं, इतना बोलकर राघव ने फिर उस ओर देखा जहाँ सिया थी, लेकिन वह हैरान रह गया और चारों ओर देखने लगा। लेकिन पता नहीं वह कहाँ आंखों से ओझल होकर गायब हो गई। राघव तेज कदमों से सिया को इधर उधर ढूंढते हुए बाहर आया, लेकिन वह गाड़ी में बैठकर जा चुकी थी। वह थक हार कर वापस अंदर आया। गायत्री देवी और आरब के लिए शॉपिंग करने। मुझे पूरा यकीन है तुम यहीं कहीं पास हो और मैं तुम तक पहुंच जाऊंगा। बहुत तड़पाया है तुमने मुझे, लेकिन अब नहीं। आज नहीं तो कल तुम मेरे पास होगी सिया। ऐसा क्यों लगा मुझे जैसे वहां राघव को देखा मैंने। लेकिन राघव यहाँ क्या करने आएगा। वो इतनी दूर नहीं आ सकता। अगर राघव यहाँ है तो मुझे उसकी नज़रों से बचकर रहना होगा, क्योंकि उस शख्स के साथ मैं नहीं रह सकती। उससे दूर रहने में ही मेरी भलाई है। मैं मन ही मन बोली और खिड़की से सिर टिकाकर बैठ गई। सिया, आखिर मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। तुम मुझसे छिपने की चाहे कितनी ही कोशिश कर लो, लेकिन आखिर मैं तुम तक पहुंच ही गया। दादी और आरब को जब तुम्हारे बारे में पता चलेगा तुम मिल गई हो, तो उनकी तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहेगा। सिया को अपने साथ घर ले जाकर ही दादी और आरब को सरप्राइज दूंगा। अभी उन्हें कुछ नहीं बताऊंगा। राघव खुद से बोला और होटल में अपने रूम में आ गया। बार बार आंखों के आगे सिया का मुस्कुराता चेहरा घूम रहा था, जो कहीं ना कहीं राघव के दिल की बेचैनी को कम कर गया। 2 साल से जो तड़प और दिल में ठहराव था, वो एक बार फिर से दिल की धड़कनों को धड़का गया था और अंदर तक सुकून की लहर दौड़ा गया। मन एक बार फिर खुशी से भर गया। सिया को एक नज़र देखना ही राघव के लिए काफी था। उसी में उसे खुशी और सुकून मिल रहा था। सिया, तुम कल भी यूनिवर्सिटी आओगी क्या? पायल उसकी तरफ देखकर बोली। हाँ, सोच तो रही हूँ, लेकिन यार जॉब पर भी जाना है। एक दिन की तो छुट्टी ले चुकी हूँ। रोज रोज छुट्टी लेना सही नहीं है। हाँ, ये तो सही कहा तुमने, लेकिन तुम एक काम करना, कल पहले यूनिवर्सिटी चले जाना और दोपहर में अपने काम पर। सोच तो मैं भी यही रही हूँ, क्योंकि कल यूनिवर्सिटी जाना जरूरी है। अगले दिन सिया तैयार होकर सड़क पर खड़ी थी और ऑटो का इंतजार कर रही थी। थोड़ी देर बाद ऑटो आया और वह उसमें बैठकर चली गई। ऑटो यूनिवर्सिटी के सामने जाकर रुका। सिया उससे उतरी और ऑटो वाले को पैसे देकर वह कुछ कदम ही चली थी, तभी अचानक उसके सामने आकर एक गाड़ी रुकी। एकदम से गाड़ी के सामने आने से वह डर गई और 2 कदम पीछे हो गई। यूनिवर्सिटी के गेट पर खड़े ऋषि और पायल ने जब ये देखा तो दोनों हैरान रह गए। पायल ने ऋषि की तरफ देखा तो वह फौरन आगे बढ़ गया और सिया के कंधे पर हाथ रखकर बोला, तुम ठीक हो सिया? तुम्हें चोट तो नहीं लगी? सिया ने गहरी सांस ली और बोली, मैं ठीक हूँ। इतना बोलकर वह गाड़ी की तरफ बढ़ी, क्योंकि गाड़ी का कांच ब्लैक कलर का था और उसमें बैठा शख्स दिखाई नहीं दे रहा था। इसलिए वह गुस्से से आगे बढ़ी और कांच पर हाथ मारा। ऋषि का सिया के कंधे पर हाथ रखना उसे बिल्कुल भी नहीं भाया और गुस्से से राघव के दांत पिस गए। दरवाजा खोलो। आखिर तुम खुद को समझते क्या हो? सड़क को अपने बाप की जागीर समझ रखा है, जो कहीं भी गाड़ी चलाओगे? वह गुस्से से बोली। सिया, छोड़ो इसे और अंदर चलो। ऐसे लोगों से उलझना ठीक नहीं है। ऋषि सिया के पास आकर बोला। ऋषि, तुम्हें जाना है तुम जा सकते हो, लेकिन मैं ऐसे लोगों को जाने नहीं दूंगी। पता नहीं खुद को क्या समझते हैं ये लोग। खोलो दरवाजा। सिया ने इतना ही बोला, तभी गाड़ी का दरवाजा खुला और गाड़ी से उतरने वाला शख्स को देखकर सिया को जैसे धक्का लगा। वह 2 कदम पीछे हो गई। आंखों पर ग्लासेस लगाए और चेहरे पर हल्की बियर्ड लिए वह गाड़ी से बाहर आया और आंखों से ग्लासेस उतार दिए। आप? क्यों नहीं आना चाहिए था मुझे यहाँ?
तुम तो रात के अंधेरे में चोरों की तरह फरार होकर यहाँ आ गई। वह सिया की तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए बोला। इसका मतलब राघव यहाँ सच में थे? कल से मुझे जो भी एहसास हो रहा था वो सच था? वह मन ही मन बोली और एक कदम पीछे ले लिया। गाड़ी में बैठो। नहीं, मुझे जबरदस्ती तुम बैठाने पर मजबूर मत करो, इसलिए चुपचाप गाड़ी में बैठो। बात करनी है। राघव गुस्से से दांत भींचते हुए बोला। नहीं, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। इतना बोलकर सिया जाने के लिए मुड़ी, लेकिन राघव ने उसकी कलाई पकड़ ली। कब से चुप खड़ा ऋषि आगे बढ़ा और राघव से बोला। ओ हीरो, ये क्या बदतमीजी है? हाथ छोड़ो लड़की का। जब वो मना कर रही है। राघव ऋषि को घूर कर बोला। अपनी भलाई चाहते हो तो दूर हट जाओ इस मामले से। राघव उंगली दिखाकर बोला और सिया की कलाई पकड़कर उसे गाड़ी के पास लाया और गाड़ी का दरवाजा खोल दिया। अगर तमाशा नहीं चाहती तो चुपचाप बैठ जाओ, राघव सिया के कान में फुसफुसाते हुए बोला। सिया ने घूर कर एक नज़र उस पर डाली और गाड़ी में बैठ गई। राघव ने गाड़ी का दरवाजा बंद किया और ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गया और गाड़ी स्टार्ट करके आगे बढ़ा ले गया। ऋषि और पायल हैरानी से खड़े एक दूसरे को देख रहे थे। दोनों ही नहीं जानते थे कि आखिर ये अचानक हुआ क्या और ये कौन था जो सिया को अपने साथ लेकर गया। पायल, ये कौन था? तुम जानती हो इसे? नहीं, मैं नहीं जानती यह शख्स कौन था। सिया ने कभी इसका जिक्र नहीं किया। तुम सिया को फ़ोन करो और उससे पूछो कहाँ है वो। हम उसके पीछे जा रहे हैं। नहीं ऋषि, हम कोई भी रिस्क नहीं ले सकते और सिया उसके कब्जे में है। मुझे नहीं लगता सिया को उस इंसान से कोई खतरा होगा। तुम फ़ोन तो करो एक बार उसे। अच्छा ठीक है, करती हूँ। इतना बोलकर पायल ने सिया का नंबर मिलाया और फ़ोन कान से लगा लिया। सिया गुस्से से बैठी राघव को घूर रही थी और वह आराम से गाड़ी ड्राइव कर रहा था। तभी सिया का फ़ोन बजा। उसने हाथ में फ़ोन लिया, देखा और कान पर लगाने के लिए जैसे ही हाथ ऊपर किया, राघव ने उसके हाथ से फ़ोन छीनकर गाड़ी के बाहर फेंक दिया। सिया का मुंह हैरानी से खुल गया और आंखें बड़ी हो गईं। आपने मेरा फ़ोन फेंका? आपकी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की? और आप मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं? थोड़ी देर में तुम्हें खुद पता चल जाएगा, इसलिए थोड़ी देर शांति से बैठी रहो। इतनी मुश्किल से इस रावण से बचकर यहाँ आई थी, लेकिन ये यहाँ भी आ गया। भगवान, इससे मेरी रक्षा करना। सिया मनी मन बोली और खिड़की से सटकर बैठ गई। खा नहीं जाऊंगा मैं तुम्हें, जो इस तरह खिड़की से सटकर बैठी हो। और वैसे भी मैं तुम्हारा पति हूँ, यह शर्म और झिझक कैसी? राघव के इतना बोलते ही सिया का मुंह हैरानी से खुल गया। वह राघव को घूर कर बोली। ना आप मेरे कोई हैं और ना ही मैं आपकी कोई हूँ, इसलिए पति पत्नी लगाना बंद करो। और हाँ, मैं आपसे शर्म या झिझक नहीं रही हूँ। आप मेरे लिए कोई खास नहीं है, सुना आपने? सिया के इतना बोलते ही राघव के दांत गुस्से से भिज गए और हाथ की मुट्ठी कस गई, लेकिन फिर भी वह खुद को शांत करते हुए बोला। इस सच को तुम झुठला नहीं सकती। हमारे बीच क्या रिश्ता है? अगर तुम कहो तो तुम्हारे साथ साथ मैं दुनिया को इस बात का सबूत दिखा सकता हूँ और हमारे बीच शादी वाला रिश्ता भी कायम कर सकता हूँ। अब आप हद से ज्यादा बढ़ रहे हैं। मैं नहीं मानती इस जबरदस्ती वाली शादी के रिश्ते को। आप भी भूल जाइए हमारी कोई शादी हुई थी। सिया के इतना बोलते ही राघव ने अपनी गाड़ी को ब्रेक लगाए और सिया की तरफ अपना रुख करके उसे दोनों कंधों से पकड़ा और अपने करीब करके दांत भींचते हुए बोला। हद से ज्यादा मैं नहीं, तुम बढ़ रही हो। और कौन सा जबरदस्ती का रिश्ता बोल रही हो तुम? अगर उस दिन मैं तुमसे शादी ना करता तो शायद अब तक तुम घुट घुट कर मर चुकी होती। तुम्हें तो मेरा एहसान मानना चाहिए। मैंने तुम्हें बचाया, लेकिन तुम एहसान मानने की बजाय उल्टा मुझे ही बोले जा रही हो। मैंने बोला था आपको मुझ पर एहसान करने के लिए, नहीं ना? मरने देते मुझे। सिया इतना ही बोली। तभी राघव ने उसके होठों को अपने होठों से कैद कर दिया, जिससे सिया आगे कुछ बोल नहीं पाई। सिया ने राघव को खुद से दूर करना चाहा, लेकिन वह टस से मस नहीं हुआ और बेतहाशा उसके होठों को चूमता रहा। सिया की आंखों से आंसुओं की लड़ी बहने लगी। दिमाग सुन्न हो गया और फिर वह ढीली पड़ गई। राघव ने अपनी बंद आंखों को खोला और देखा तो हैरान रह गया। सिया बेहोश होकर उसकी बाहों में झूल गई थी। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में है।